हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग ये जो हम लोग का लेक्चर होगा, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, है ना। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था, जो आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया है ना। तो आर.एच. व्हिटेकर का जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो हम लोगों ने बोला था कि ये हमारे सिलेबस में है और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, तब फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट में एनिमेलिया। क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमेलिया इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो आपके 3rd और 4th चैप्टर में दिया हुआ है। 3rd चैप्टर जब आप अपने सिलेबस को देखोगे तो वहां पे 3rd चैप्टर में आपको दिया हुआ है प्लांट किंगडम, तो वहां पे डिटेल पढ़ना है पूरा प्लांटी को, है ना। और 4th चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है एनिमल किंगडम, जहां पे आपको पूरा एनिमेलिया डिटेल पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग, चूंकि सेपरेट करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हम पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई पढ़ेंगे, उसी के साथ में वायरस, लाइकेन, ये सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम क्या है, जनरल कैरेक्टर्स क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ टाइम के लिए ये बोर्ड यहाँ पे मैं नहीं रहता हूं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोगों ने हेडिंग डाला हुआ है किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम क्या होता है वो हम लोगों ने बात किया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने ये बोला था कि किंगडम जो मोनेरा होता है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सेल टाइप कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक, यानी कि उनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। इसका मैंने लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे सोल मेंबर इसको माना जाता है इस किंगडम के अंदर। अब यहाँ पे आपको पूरे मोनेरा में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझा दूं। मोनेरा किंगडम में आपको पढ़ना है सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। फिर 4th नंबर पे हमारा जो आएगा वो है एक्टिनोमाइसेटिस, जिसको हम लोग रे फंजाई के नाम से जानते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। फिर मैं आपको रिकेट्सिया के बारे में बताऊंगा कि रिकेट्सिया क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो ये टोटल 6 ऐसे इसमें ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमें डिटेल पढ़ना है पूरा। इनके जनरल कैरेक्टर, इनके हैबिटेट, इनके क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया को लेकर के। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे बगल में मैंने सारी चीजें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया बिलोंग करता है आर्किया को, यानी कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो बिलोंग करता है किसको, आर्किया को। इसका एक ग्रुप बनाया गया आर्किया। सबसे प्रिमिटिव मेंबर माना जाता है। प्रिमिटिव मेंबर मतलब बैक्टीरिया से भी पहले अगर कोई अर्थ पे एग्जिस्ट किया तो वो है कौन, आर्की बैक्टीरिया। इसीलिए इसको मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर माना जाता है। इसके पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि बहुत ही पुराना बैक्टीरिया, इसलिए उसको बोलते हो ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। फॉसिलाइजेशन जब हुआ, जब फॉसिल्स की स्टडी करनी स्टार्ट हुई, तो वहां पे सबसे पहले यही मेंबर मिले, इसीलिए इसको एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जान लेते हैं। मोनेरा के बारे में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा ही है कि मोनेरा के जितने मेंबर हैं उनका जो बॉडी टाइप है, जो सेल टाइप है, वो है प्रोकैरियोटिक, और जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
और बेसिकली जो इनके सेल वॉल होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड पॉलीसेकेराइड। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है। आर्कीबैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, वो यू बैक्टीरिया से या बाकी मेंबर्स जो आपके बिलोंग करते हैं मोनेरा में, उनसे बिल्कुल अलग है। इसी नेचर की वजह से इसको क्या किया गया है, ग्रुप में अलग किया गया है। तो वही चीजें हम लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। अब मैं आपको समझाता हूं आर्कीबैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आर्कीबैक्टीरिया में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। सबसे, मैंने बोला ना कि सबसे पहले जब फॉसिलाइजेशन हुआ, फॉसिल्स की स्टडी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले ये मिले, इसीलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन है। ऑब्लिगेट एनेरोब। ऑब्लिगेट एनेरोब मतलब दो कंडीशन, दो होता है। एक टर्म आता है ऑब्लिगेट, ये समझ लीजिएगा थोड़ा, और एक टर्म आता है फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में क्या अंतर है, अक्सर करके आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है कि वो 100% क्या है, एनारोब है, मतलब जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन दोगे वो मर जाएंगे। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉन ऑक्सीजनिक है, मतलब उनके अंदर कोई ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं है, ऑक्सीजन लेने वाला कोई सिस्टम नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, एनारोबिक है, जो ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर फैकल्टेटिव होते तो बेसिकली वो एनारोब्स होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन मिलता है तो भी सर्वाइव करते हैं, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फैकल्टेटिव। तो अक्सर करके फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट का मतलब आपको नहीं क्लियर होता है। तो ऑब्लिगेट मतलब 100% वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और फैकल्टेटिव का मतलब अगर वो नहीं है तो मजबूरी में वो किसी दूसरे कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, फाउंड इन हार्श हैबिटेट। ऐसे कंडीशन में मिलते हैं, इनका हैबिटेट्स ऐसा है जो जहां पे नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशन में या हार्श हैबिटेट में क्या होते हैं, मिलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं जहां पे नॉर्मली लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। कहां कहां पे मिलते हैं, सॉल्टी एरिया, ठीक, सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी में, आपको खौलते हुए पानी में ये बैक्टीरिया मिलेंगे। मार्सी एरिया जहां पे कीचड़ होगा, दलदल होगा, वहां पे ये मिलेंगे। अब आप बताइए कि बैक्टीरिया के बारे में तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही आप उसको गर्म करो तो वो मर जाते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हॉट स्प्रिंग्स में ये मिलते हैं, मतलब गर्म पानी में ही ये सर्वाइव करेंगे। तो ये कैसा हैबिटेट है, बिल्कुल है ना, ये ऐसा कंडीशन है जहां पे नॉर्मली लाइफ पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, एक 2014 यानी कि 2014 में एक AIPMT में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कोई भी आर्कीबैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर जाता है, ऐसे एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन में कैसे वो सर्वाइव कर जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। उसमें ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था सेल वॉल, फिर दिया हुआ था सेल मेम्ब्रेन, फिर दिया हुआ था बॉडी स्ट्रक्चर, और फिर दिया हुआ था न्यूट्रिशन। उसमें से जो सही जवाब था वो था सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक ये नहीं बोलती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि जो भी ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, उनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है, और इस कारण से ये क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब जवाब इसका उसमें आया AIPMT में, तो उसमें लिखा हुआ था सेल मेम्ब्रेन। क्यों लिखा हुआ था उसको मैं डिटेल आपको समझाने जा रहा हूं। पहले मैं आपको समझा दूं कि इसका जो सेल वॉल होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। जबकि बैक्टीरिया या मोनेरंस की अगर सेल वॉल की बात करोगे तो आपने मोनेरंस के नीचे लिखा हुआ था सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्लियर है, याद आ रहा है, आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मोनेरंस का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन यहां पे आप लिख सकते हो कि जो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसको आप बोल सकते हो स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है
कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्या है, सिंपल है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, लेकिन ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। तो बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या है, सिंपल है। आप इसको नंगी आंखों से मतलब नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। और बेटा ये जब बॉडी में जाते हैं तो उत्पात मचा के रख देते हैं, तांडव, है ना, लंका लगा के रख देंगे बॉडी के अंदर। आप वायरस देखो, अभी कोरोना फैला हुआ है और कोरोना अच्छे अच्छे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा वो मतलब ऑर्गेनिज्म है जो दिखाई नहीं दे रहा है और इतना बड़ा तांडव फैलाया हुआ है पूरे विश्व में। तो ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां पे मैंने बोला कि 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा ही कैसे सरवाइव कर जाते हैं किसी भी हार्श कंडीशन के अंदर। इसके पीछे का रीजन जानिएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड दैट कंटेन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है आर्की बैक्टीरिया का, मेड अप ऑफ लिपिड दैट कंटेन ब्रांच्ड, यहां से आप अंडरलाइन करिएगा, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चैन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो आपने पढ़ा होगा, 9 से ही आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होता है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लेयर, है ना, बाइलिपिड लेयर होता है और प्रोटीन। तो आपने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा होगा, ये लिपिड का बाई लेयर है ना, और इसी में ऐसे प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये प्रोटीन लेयर है और ये बाइलिपिड लेयर है, ये हम लोगों का सिंपल है। तो अगर आप एक को ऐसे निकाल के देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये अनब्रांच्ड है, उसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये कैसा है, अनब्रांच्ड है। लेकिन जब आप किसी आर्की बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करोगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है। उसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे नजर आएगा। अब आप देखो ये कैसा कंडीशन शो कर रहा है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कंडीशन शो कर रहा है, और ये कैसा कंडीशन है, अनब्रांच्ड है। इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इस अनब्रांच्ड कंडीशन होने के कारण ये क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में सरवाइव करते हैं जहां पे सिंपल लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल भी कॉम्प्लेक्स है, सेल मेम्ब्रेन भी कॉम्प्लेक्स है, और दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स होने के कारण, और उसके अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वहां पे ये सरवाइव कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर माना गया है आर्की बैक्टीरिया का, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है मेरी बातें? तो ये आप अच्छे से इसको याद रखिएगा कि ये ब्रांच्ड है और ये सिंपल हाइड्रोकार्बन चैन है। यहां पे लिखा हुआ है कि ये सेपरेट क्यों किए गए हैं, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड 16S rRNA, इसका जो 16S rRNA होता है, हम लोग जब आरएनए पढ़ेंगे डिटेल तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरएनए को क्लासिफाई किया जाता है। अभी बस आपको याद रखना है कि जो 16S rRNA है वो इसका क्या है, डिफरेंट है किससे, यू बैक्टीरिया से, और इसी बेसिस पे ये इससे अलग हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपको आर्की बैक्टीरिया के अंदर याद रखना है, इतने पॉइंट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एंशिएंट बैक्टीरिया ये होता है आर्की बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसको मैं मिटाता हूं, अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल जाऊंगा। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया कितने होते हैं, अगर इसके हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई करा जाए तो टोटल 3 टाइप आपको मिलेंगे। अगर इसके हैबिटेट को लेकर के आप किसी भी आर्की बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हो तो टोटल 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। सबसे पहला होता है मिथेनोजेन, है ना, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है मिथेनोजेन। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। और तीसरा जो टाइप होता है वो कहलाता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये टोटल 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के नेचर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला टाइप है मिथेनोजेन, देन एसिडोफिल्स, और उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स।
अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्चुअल में, इसमें मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसके, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, नाम है मिथेनोकोकस, एक नाम ये आपको याद रखना है, इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो मैंने दो नाम लिखे हुए, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस, ये दोनों आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया। तो मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये आपको याद रखना है। अब जो मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम के बारे में हमने बात किया है, मिथेनोजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दे आर फाउंड इन मार्सी एरिया। कहां पे, लिख लीजिए, फाउंड इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में मिलते हैं, मतलब दलदल जगह पे, जहां पे सड़ा गला चीज हो, दलदल हो, वहां पे ये क्या होते हैं, मिलते हैं। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो भी मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मीथेन गैस में, बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो दे कन्वर्ट CO2 इंटू मीथेन, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, लिख लेना, बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्लियर, याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है मिथेनोजेंस के बारे में, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस बैक्टीरियम, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। तो काउडंग वगैरह जो भी होता है उसमें मीथेन का मात्रा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, गोबर गैस जो आपने नाम सुना होगा। तो ये सब कुछ मिथेनोजेंस वहीं पे प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के ह्यूमन पार्ट के अंदर। ये भी लिख लो, मोस्टली फाउंड इन ह्यूमन ऑफ कैटल। तो रूमिनेंट पार्ट ऑफ द कैटल, यानी कि स्टमक जो पार्ट होता है स्टमक के अंदर, वहां पे ये क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात है? तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब बात आती है हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेलोफाइल्स के अंदर याद रखिएगा कि दे आर सर्वाइव इन, कहां पे, सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया, जहां पे बहुत ही खारा पानी होता है ना, वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। कहां पे, जहां पे बहुत खारा पानी होता है, समुद्र का पानी है ना, ओशंस का पानी, इन सब का पानी जो होता है काफी खारा होता है, वहां पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया काफी साल्टी एरिया में अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसके लिए टर्म दिया जाता है हेलोफाइल्स। जितने भी हेलोफाइल्स होते हैं ये याद रखना कि ये कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये भी क्या है, एनएरोब्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये कैसे हो गए, एक तरह से नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो जब भी आप समुद्र वगैरह में जाओ तो वहां पे बहुत ही बच करके जाना, है ना, नहाना वहाना नहीं, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया आपको पकड़ लेगा। तो याद रखिए कि ये कहीं भी मिल सकते हैं आपको। इसका नेचर बताएं हम, जो आर्की बैक्टीरिया का नेचर होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो हर जगह पे मिलते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब, थर्मो का मतलब होता है हॉट, है ना, एसिडोफिल्स, फिल का मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसे जगह पे मिलते हैं जहां पे बहुत गर्म पानी होता है, जहां पे झरना गरम गरम गिरता रहता है, वहां पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं, है ना। तो आप ये भूल मत कर दीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं जहां गर्म है वहां पे बैक्टीरिया नहीं है। अब देखो गर्मी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो गर्म एरिया में भी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है H2O प्लस SO2। अगर ये रिएक्ट करे, यानी कि H2O को अगर SO2 के साथ रिएक्ट कराया जाए, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये बना करके हमें क्या दे देगा, H2SO4, है ना। इससे तो आप परिचित होंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, H2SO4। और सबसे मजे की बात मैं बताऊं कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो इसी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इसको, जहां पे ये सर्वाइव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग, है ना। तो लिख लीजिएगा, फाउंड इन
हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो कहां पे मिलते हैं? हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलते हैं, इसीलिए इसको सल्फर स्प्रिंग बैक्टीरिया के नाम से भी क्या हुआ तो होता है, जाना जाता है। तो सल्फर स्प्रिंग इसको बैक्टीरिया बोला जाता है, क्योंकि खास करके ये ऐसे कंडीशन में मिलते हैं जहां पे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्म एरिया होता है ना। इसके बारे में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको यही सब, ये तो आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो घुमा करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही सबसे पूछ सकता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो ये है टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, इतना ही टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं,